एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो मैंने लास्ट क्लास में पूरा बता दिया था, बट एक पर्टिकुलर केस है जो मुझे अलग से बता देना चाहिए था, मैंने बताया नहीं था। अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स होते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकालते हो आप? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, राइट? ऐसे ही होता है, यस और नो? हाँ भैया। अब इसमें क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर केस ले लो, पर्टिकुलर केस का मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अलग अलग वेक्टर ना होकर कोई पर्टिकुलर एक ही वेक्टर है, मतलब किसी वेक्टर का खुद के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करो, इफ यू आर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ, सो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा। थीटा कितना होगा आपका? दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल हैं या फिर यू कैन से कोलिनियर हैं तो इनका एंगल होगा जीरो, कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो अगर आपके सामने कहीं पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ आ जाता है तो आप उसकी जगह लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इज इट फाइन? समझ में आ रही है बात? हाँ भैया। ये आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, दिस इज अ रिजल्ट विच यू नीड टू रिमेम्बर। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज करोगे जहां पे भी आपको काम में आएगा, लाइक अ फॉर्मूला। अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आप लिख सकते हो। So the very first question in which you are having doubt is example 20. For any two vectors a vector and b vector we always have this. इसको अपन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा। We call it as triangular inequality. देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होता है? लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। लेट अस से कि आपका जो ए वेक्टर है वो ये है, फिर इसके बाद आपका जो बी वेक्टर है वो ये है। दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। अब बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहाँ पे होगा? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये यही आपका बोलता है, दिस इज व्हाट द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सेज। ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अब हमें ये पता है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है, बड़ा होता है, सॉरी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड। तो आप देखिए आपने लिख रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मतलब है इस लाइन की लेंथ। इस लाइन की लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है? इस लाइन की जो लेंथ है। इन दोनों लाइंस की जो लेंथ का सम है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? ये जो थर्ड वाली जो साइड है उसका जो लेंथ है उससे। तो वी नीड टू प्रूव दिस। ये बात आप पहले ही जानते हो कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट वेक्टर्स में हमें इस बात को प्रूव करना है। सो हाउ कैन वी प्रूव दिस? अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन लाइक व्हाट? इट कैन बी रिटन लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कहाँ पे? मैंने बताया था कि जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सो वहां से हमने ये लिखा है। अब इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस? यू नो हाउ टू ओपन अ ब्रैकेट। आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू विल ऑब्टेन? यू विल ऑब्टेन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी तरीके से प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आने वाला है आपके पास। नाउ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अब देखिए जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है इसको आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो।
अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर और a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऐड हो रहा है, सो हाउ इट कैन रिटर्न, इट कैन रिटर्न लाइक 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए आप इस बात को ध्यान से समझना, ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो ये कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी कोई इनकम है, उसकी जो इनकम है ये 3 छोटे छोटे बिजनेसमैन है, इन तीनों की इनकम के सम के बराबर है। मतलब इन तीनों क्वांटिटीज को जब राइट हैंड साइड वाली को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अब मान लो मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं, यहाँ पे ये जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, इसकी जगह मैं लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट, मैग्नीट्यूड मतलब होता है मॉड्यूलस, प्लस 2 मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन मत लगाओ। अब देखो ये वाली चीज तो सेम है, ये वाली चीज सेम है, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया, यू हैव पुट मैग्नीट्यूड। अब ये जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, ये हो सकता है नेगेटिव हो, एक नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जब आपने इसका मॉड्यूलस लगा दिया तो ये क्या हो गया, व्हाट इट बिकेम अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी। तो अगर मान लो a वेक्टर डॉट b वेक्टर पॉजिटिव था तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब तो ये वापस से इक्वल टू के बराबर ही आएगा। बट अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर पहले नेगेटिव था, ये पॉसिबिलिटी है एक कि वो नेगेटिव था और आपने अब मॉड्यूलस लगा दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये वाली जो क्वांटिटी है पहले से क्या होगी, बड़ी हो गई, इट हैज बिकम ग्रेटर। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ तो ये ग्रेटर देन होगा और इक्वल्स टू होगा, ये आपने जो चेंज करा ना मॉड्यूलस वाला, उससे ये फर्क पड़ा। तो ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है, आप इसको रटना मत, डोंट जस्ट मेमोराइज इट, आप इसको समझ लेना कि यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगाया। इसके बाद आपने एग्जाम्पल 19 देखा, एग्जाम्पल 19 में आपने क्या प्रूव करा था, यू हैव प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है आपका, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू, किसके लेस देन इक्वल्स टू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये आपने अभी एग्जाम्पल 19 में प्रूव करा है। तो यहाँ पे जो ये एज इट इज है इसको आप लिखे रहने दो, प्लस 2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो 2 तो बाहर आएगा ही, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। ये अभी भी इससे लेस देन ही रहेगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है आपने यहाँ पे लिखी है ये इस वाली क्वांटिटी से क्या है, बड़ी है। देखो इसका मतलब यही तो है, मतलब पहले जो ये नंबर था यहाँ पे उसकी जगह आपने एक नया नंबर लिखा, वो नंबर बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। फिर इसके बाद आपने इस नंबर की जगह ये वाला नंबर लिख दिया, अब ये नंबर में भी वही प्रॉपर्टी है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। तो ये अपन इसको बड़ा बड़ा करता जा रहे हैं। अब लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, magnitude of a vector plus b vector is less than equals to magnitude of a vector plus magnitude of b vector. This is what we needed to prove. This is known as triangular inequality. We have proved this. Next आपको जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। इसमें क्या है, हमें ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, हमें ये बताना है कि हम b वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं, what we can conclude। देखिए a वेक्टर डॉट a वेक्टर आपका 0 के बराबर है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर का वहां पे जाके रूट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर 0 आ गया। ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होता है, और वो कौन सा वेक्टर होता है, 0 वेक्टर। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका a वेक्टर है वो 0 वेक्टर है। अब सेकेंड थिंग आपको दे रखी है कि जो a वेक्टर का b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। नाउ अब ये वेक्टर तो 0 वेक्टर है, ये तो हमने देख ही लिया। अब 0 वेक्टर को किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो आप, तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका b है, हो सकता है ये भी 0 हो और हो सकता है ये 0 के बराबर ना हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे, वी कैन कंक्लूड दैट b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, क्योंकि b वेक्टर कुछ भी हो इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि a वेक्टर 0 है तो इनका प्रोडक्ट 0 आने वाला है। सो आप आंसर में कंक्लूजन लिखोगे b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है,
आंसर आपका एज इट इज सेम ही रहे। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम आई है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है वो डाटा गिवन है, जो रेड से लिखा हुआ है वो हमें निकालना है। हमें दे रखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इन सबका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होगा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही ये होती है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा, देखिए आपको दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आपने क्या करा, दोनों तरफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कौन सा वाला, डॉट वाला, डॉट प्रोडक्ट करा दिया। बेटर होगा आप ऐसे बोलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, यू विल गेट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और राइट हैंड साइड में तो आपका 0 वेक्टर ही आने वाला है। नाउ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, हमें दे रखा है। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर लो। इसके बाद सेम ये रिपीटेड प्रोसेस है। अब आपके पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, 0 वेक्टर। ये तो पहले ही पता था, पहले अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा था, ए वेक्टर से। इस बार आप क्या करो, दोनों तरफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट बेटर है, हम ये बोले। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 मार्क करना। फिर इसके बाद थर्ड बार आप सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, जो आंसर है उसको इक्वेशन 3 के बराबर ले आओ। फिर आप क्या करोगे, यू विल ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर लेना। देखो इक्वेशन 2 जो आएगी वो आएगी 1 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। इक्वेशन 3 भी 1 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये आने वाला है। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार आएगा, तो +3। इसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक यहाँ पे आ रहा है, एक इन दोनों में यहाँ पे कहीं पे आएगा, दोनों में से एक जगह। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 बार आएगा, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये 2 बार आएंगे। 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 वेक्टर। 3 को उधर जाओगे, ले जाओगे राइट हैंड साइड में, तो -3। इन सब में से 2 कॉमन ले लो तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो दिस विल बी योर आंसर। तो एक्सरसाइज 10.4 में हमें सिर्फ ये सीखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट आपका डिफाइन था, एक डेफिनेशन है, उस अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की भी एक डेफिनेशन है। अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो गलत हो गया। यहाँ पे डॉट और क्रॉस का मतलब अलग है। जो हमारी नॉर्मल एल्जेब्रा होती है, जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, वहां पे 2 क्रॉस 5 लिख दो तो होता है 10, 2.5 लिख दो तो भी होता है 10, मतलब सेम होता है उसका। यहाँ पे अलग अलग मतलब है, आपको उनको अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, इसके बराबर होता है ये। अगर आप देखोगे कि क्या डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आता था, एक डिफरेंस तो ये है। और यहाँ पे ये जो एन कैप है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये एन कैप क्या होता है, ये कैप जैसी चीज क्या होती है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है ना। किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हमारे को डिनोट करना होता है तो हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, दिस इज अ डिनोशन फॉर अ यूनिट वेक्टर। और एन का मतलब है नॉर्मल, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए जो आपका डॉट प्रोडक्ट था उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होती थी। देयर डज नॉट यूज टू बी डायरेक्शन इन डॉट प्रोडक्ट, बट आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें डायरेक्शन होती है।
इसका मतलब जब अपन किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमारा जो आंसर आता था उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने से जो आया उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, डायरेक्शन इज नॉट प्रेजेंट। तो ये जो आंसर आता था वो कैसा होता था, आंसर यूज टू बी स्केलर। हमारा जो आंसर था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बट क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपका जो आंसर है उसमें स्केलर भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो जो आपका आंसर आएगा इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इज द डिफरेंस क्लियर टू यू? हाँ भैया। अच्छा, अब कुछ बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं जो अपन पहले भी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे भी आएंगी। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर हो गया, मान लो ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो आपका राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो उनका चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कर लो चाहे डॉट प्रोडक्ट कर लो, आंसर जीरो आने वाला है। इज दिस फाइन? एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो। नो भैया। इसके बाद आपका जो साइन होता है वो जीरो के बराबर कब होता है? साइन जीरो के बराबर जब थीटा जीरो होता है तब होता है। तो अगर आपके ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइंस का जो बीच का एंगल होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आएगा? जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो अगर आप कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आपको आंसर में मिल रहा है जीरो वेक्टर, आंसर जीरो वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन नहीं चार हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? कि ए वेक्टर जीरो हो सकता है बी वेक्टर जीरो हो सकता है कि दोनों के दोनों ही जीरो हो, और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों पैरेलल हो आपस में, दे वुड बी पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा और उससे आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ सकता है। सो देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज व्हेन द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। इज दिस फाइन? बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। आप सब लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था और वहां पे आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल अगर आपको ध्यान दिलाऊं, कोई कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मान लेते हैं कि ये ब्लैक वाला जो है हिस्सा वहां से ऊपर रेड वाले की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल बोलता था कि इसको ऐसे पकड़ो कि आपका जो थंब हो वो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में हो, मतलब आपने इसको ऐसे पकड़ लिया। अब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स ने इसको ग्रैब करा है वो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डू यू रिमेम्बर दिस? ये बात याद है आपको? भैया। हाँ भैया। अब देखो, जैसे यहाँ पे अपने पास क्या होगा, वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स आर बेसिकली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ही हम वेक्टर्स बोलते हैं। अगर आपकी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन है तो उसको मैथमेटिक्स में वेक्टर बोला जाता है। ये जो पेन है एक तरीके का लाइन सेगमेंट है और इसकी डायरेक्शन भी है। मान लो ये जिस तरफ से खुलता है वो डायरेक्शन है इसका, ठीक है? तो आई एम हैविंग अ वेक्टर दैट इज दिस रेड पेन, ये रेड पेन मेरा वेक्टर है। आई एम ऑल्सो हैविंग अनदर वेक्टर, दिस पर्पल कलर पेन इज माई अनदर वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो जैसे ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये रेड वाला और ये पर्पल वाला, ठीक है? इन दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया लाइक दिस। इनका कुछ भी एंगल हो सकता है बीच में, 30, 45, 60, 180, कुछ भी, कितना भी बना सकते हैं ये, ठीक है? मैंने इनको इस तरीके से खोला है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 45 के आसपास एंगल होगा। अब आप है ना इसको, ये जो पर्पल वाला है इसको नाम दो ए वेक्टर और जो रेड वाला है उसको नाम दो बी वेक्टर। अब आप निकालना चाह रहे हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी, मैं लिख नहीं सकता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप ये देखो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपको ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, तो अपने हाथ की फिंगर्स को उस तरीके से ग्रैब करो कि ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाए। तो ये पर्पल, ये रेड, तो आप इस तरीके से ग्रैब करोगे इसको, तभी तो ये पर्पल से रेड की तरफ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से ग्रैब करवाओगे तभी तो पर्पल से रेड की तरफ जा रहा है। तो उस समय आपका थंब का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ।
तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, बट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी। नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन? बाय राइट हैंड थंब रूल। पर्पल वाले से रेड वाले की तरफ आपने हाथ को ग्रैब करा तो ये जो थंब का डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, तो जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आंसर में क्या आएगा? एक वेक्टर, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? टुवर्ड्स दिस, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल, यू कैन से दैट। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उस समय तो डायरेक्शन की बात होती ही नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आता है वो होता है स्केलर, स्केलर में डायरेक्शन होती नहीं है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, तो इसी वजह से अपन डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन? वेरी इजी, राइट हैंड थंब रूल। ग्रैब द वेक्टर्स इन सच अ वे that your thumb in such a way that first vector is enclosed first and second vector is enclosed second। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो पहले है वो पहले आना चाहिए, जो बाद में वो बाद में आना चाहिए। तो आपका जो थंब है उसका जो डायरेक्शन है वो डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इज दिस फाइन? समझ में आया आपको? हाँ भैया। हाँ भैया। अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, तो ये दोनों आपस में बराबर होते थे, दे यूज्ड टू बी इक्वल। क्योंकि जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो आंसर सेम ही आने वाला है, आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ऐसे करते हो, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आपने ऐसे कहा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये जो दोनों हैं आपस में बराबर नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल। क्यों? आप लोग बड़े समझदार हो। देखो ये वाली चीज तो सेम रहेगी, ये वाली चीज भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा दोनों में। अगर मैं इसका आंसर निकालूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। यहाँ पे भी आएगा, राइट हैंड साइड में भी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में ये जो एन कैप आएगा, मान लो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो एन कैप आएगा, इसका दूसरा नाम दे रहा हूं मैं एन वन कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा? वैसे आप ऐसे ग्रैब कर रहे थे, फिर आप उसको ऐसे ग्रैब करोगे, तो ऐसे ग्रैब करोगे तो क्या होगा? ये डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपस में बराबर नहीं होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन। आपकी जो डायरेक्शन थी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में, और जो डायरेक्शन है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में, दोनों ऑपोजिट होंगी। अगर एक ऊपर है तो वो दूसरा नीचे होगा। बाकी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस, दे विल बी इक्वल। इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, बट डायरेक्शन इक्वल नहीं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? भैया अगर जैसे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, बी वेक्टर इंटू ए इनटू मत वेक्टर बोलो, है। इनटू हाँ बोला मतलब यहाँ क्रॉस, पे गलत है। ए इनटू जो क्रॉस वर्ड है वो बी। अलजेब्रा में छोड़ दो, यहाँ पे डॉट और क्रॉस ये दो वर्ड यूज करो। बोलो। जैसे ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी ना एक जगह। बिल्कुल। जैसे जैसे ए अगर वेक्टर इसकी क्रॉस बी वेक्टर वर्टिकल, ऐसे है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऐसे होगा। अब इन दोनों पेन की जो लेंथ है वो आपस में बराबर है, ऊपर वाला पेन नीचे वाला पेन बराबर है। लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन उल्टी अलग है, वो होगी। ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई दे आर ओके नॉट। भैया। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ भैया। ओके। अब ये जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, ये तो जानते हो आप क्या होते हैं? व्हाट आर दे? आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं ये? दीज आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपका जो वाई एक्सिस होता है वो ऐसे होता है, जो जेड एक्सिस है वो ऐसे होता है, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से होता है। 3 डायमेंशन आपने बनाया हो तो वाई जेड एक्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको बोलते हैं अपन आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है इसको बोलते हैं जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये होता है आपका के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस।
अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आई कैप क्रॉस, आई कैप छोड़ो एक बार, आसान ले लो, चलो ले लो, आई कैप ले लो, आई कैप क्रॉस जे कैप करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? देखो आई कैप है यहाँ पर, जे कैप है यहाँ पे। आई कैप का मतलब क्या है पता है, समझ रहे हो? देखो जैसे कि ये पेन है मेरा, ये मेरा है जे कैप, राइट की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस। आई कैप का मतलब है स्क्रीन से बाहर आते हुए, स्क्रीन से बाहर आते हुए मतलब ये पर्पल कलर का जो पेन है वो स्क्रीन से बाहर मेरी तरफ पॉइंट हो रहा है, ये इट इज बीइंग पॉइंटेड टुवर्ड्स मी। अब अगर मैं फिंगर्स को इनक्लोज करूं इस तरीके से कि जो आई कैप है वो पहले आना चाहिए और जो जे कैप है वो बाद में आना चाहिए, तो मेरा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन हुई कौन सी डायरेक्शन हुई? के कैप की डायरेक्शन। के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है आपका, इट इज इक्वल्स टू के कैप। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो थोड़ा सा। भैया हाँ बोलो। भैया ये एक बार फिर से बता दो। देखो जैसे आपका रूम है, अब रूम में क्या होता है, एक कोना देख लो, कोई भी कोना फिक्स कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे वहां पे एक कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर पे वो जो दीवार ऊपर की तरफ जा रही है, कॉर्नर की जो दीवार है ऊपर की तरफ जा रही है, वो जेड एक्सिस है। और नीचे ये वाला जो है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और वहां पे मेरा वाई एक्सिस है। ये आपके दिमाग में इमेजिन हो रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस कहाँ पे है? आर यू एबल टू इमेजिन? हाँ भैया। ओके। अब आपको क्या करना है, ग्रैब करना है किसको? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। इस तरीके से ग्रैब करना है कि जो एक्स एक्सिस है वो पहले है, वाई एक्सिस बाद में है। तो आप जो ग्रैब करोगे वो इस तरीके से करोगे, इमेजिन करो वहां पे कि एक्स एक्सिस आपके पहले आना चाहिए, तो यू विल ग्रैब इट लाइक दिस। इस तरीके से ग्रैब करा तो थंब किस डायरेक्शन में है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। ऊपर वाली डायरेक्शन किसकी है? जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस का मतलब क्या है? के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो के कैप के बराबर होता है। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक साइकिल बना लो, यहाँ पे आप लिख लो आई, यहाँ पे आप लिख लो जे, यहाँ पे आप लिख लो के, और साइकिल इस तरीके से बनाओ और इसमें एरो लगा दो यहाँ पर इस तरीके से। अब इस साइकिल में आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, कहाँ पे पहुंचोगे फिर आप? के कैप। के कैप के बराबर आया। अगर आपको निकालना है जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल्स टू आई कैप। इस साइकिल से देखो, साइकिल में साफ साफ दिख रहा है जे के बाद क्या आना चाहिए? ये एरो मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पे एरो सीधा करना, ये एरो यहाँ पे आएगा ऐसे। जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा? आई कैप के बराबर आएगा। इसी तरीके से और आप क्या निकाल सकते हो? आई जे जे के और के आई, यू कैन फाइंड के कैप क्रॉस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू जे कैप। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहां से आप याद कर सकते हो। अच्छा अगर ऐसा हो कि डायरेक्शन उल्टा हो जाए, जैसे जे कैप क्रॉस आई कैप, ये आ गया आपके पास। अब जे कैप क्रॉस आई कैप, उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा में आएगा तो आंसर के कैप ही, बट किसका आएगा? माइनस का, माइनस के कैप। तो अगर आप थोड़ा मतलब उल्टी डायरेक्शन में बोलो। सर 11th में चैप्टर बताएं। प्रज्ञा आवाज बहुत धीरे आ रही है, माइक को पास में रख के फिर बोलो। सर ये वो 11th में फिजिक्स में चैप्टर था डायमेंशंस, वो हाँ वही वही है, जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ रखी है उनको तो वेक्टर्स पहले से ही आता है, वैसे इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट। तो इस तरीके से होता है। और उल्टा वाला समझा ही दिया मैंने आपको। जैसे अगर आपके पास ऐसा हो, आपको निकालना हो के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके वेक्टर्स के जो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, वो ये हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल में क्या होती है? साइड्स होती है। साइड्स का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं नाउ इफ यू आर हैविंग अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जो उसकी साइड्स है वो लाइन सेगमेंट्स ही तो है। और अगर आप इन लाइन सेगमेंट्स को डायरेक्शन दे दो तो वो क्या कहलाएंगे? व्हाट दे विल बी कॉल्ड? दे विल बी कॉल्ड वेक्टर्स। तो बेसिकली ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग whom? दे आर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स। अब अगर आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है,
और इन दोनों वेक्टर्स को आपने कुछ नाम भी दे दिया, यू गिव सम नेम टू देम। लेट्स से ये जो है आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो इन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा एरिया, हाफ मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब ट्राइंगल की जो आपकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उन एडजेसेंट साइड्स का आप क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आता है उसका क्या निकालो, मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया पता लग जाएगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में मान लीजिए ये वाली जो साइड्स है वो है ए वेक्टर, इसको चाहे बी वेक्टर बोल दो या फिर इसको ए वेक्टर बोल दो, वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ आंसर सेम आएगा। अभी आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम कैन बी फाइंड आउट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो by using the vectors you can find out the area of some basic figures like triangles and parallelogram, and what is their formula I have told you. Is this fine? समझ में आया आपको? हाँ भैया। ओके इसके बाद कुछ बेसिक ये वो ट्राइंगल वाला वापस बता। ट्राइंगल में जो साइड्स हैं आपकी वो एडजेसेंट होनी चाहिए। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोस वाली, साइड बाय साइड। कोई भी दो साइड्स ले लो, उन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो। साइड्स का मतलब क्या है, वेक्टर्स। उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, राइट। तो वेक्टर कैसे निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, वो मैं आपको भी बता दूंगा, एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या है, बेसिक अलजेब्रा है। जैसे डॉट प्रोडक्ट करा था आपने, तो मैंने बताया था कि वो कॉम्यूटेटिव होता है, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। गॉट इट? समझ में आई बात? प्लीज नोट दैट कि अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये गलत हो जाएगा। नॉर्मल हमारी जो अलजेब्रा है उसमें तो सही होता है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये है क्रॉस। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है तो वही लिखना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख दिया तो वो गलत हो गया। गॉट इट? समझ में आई बात? इसके बाद इसके बाद आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, इट इज ए स्केलर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन लाइक लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब जो स्केलर है उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले किसी वेक्टर से, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर। मतलब ये लैम्डा किसी भी एक वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो ये सब आपस में बराबर होता है। So this is a property. Now how to find cross product? Cross product कैसे निकाला जाता है? Again it is very easy. जैसे अगर आपके पास कोई वेक्टर है a वेक्टर, लेट्स से वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और आपके पास है b वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फाइन, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था आपने मैथ्स पार्ट 1 इन दिस स्टैंडर्ड, आई कैप जे कैप के कैप एंड a1 a2 a3 b1 b2 b3। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी। अभी मैं एक एग्जांपल करा दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये आपका ए वेक्टर है, और आपको बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं। अब आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? देखिए आपको यहाँ पे आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, के कैप भी लिखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 और -2। नाउ इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पे आई कैप लिख लो, आई कैप लिख लिया तो ये वाला और ये वाला तो चला गया। -2 इंटू 1 क्या होता है? -2, माइनस 5 इंटू 3 होता है माइनस का 15, राइट? ऐसे ही करते थे कि कुछ और करते थे? फिर इसके बाद जब जे कैप लिखोगे तो जे कैप में आएगा माइनस का जे कैप, और यहाँ पे ये जे कैप वाली जो रो और कॉलम है वो हट जाएगा। -2 इंटू 2 होता है माइनस का 4, -3 इंटू 3 होता है 9, तो ये जे कैप का भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटा दो। फिर इसके बाद प्लस के कैप आएगा, ये ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, याद होगा ये सब कुछ। हाँ भैया। ये और ये चला गया, तो फिर ये 5 2 से क्या आएगा 10, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3। अब इनको हटा दो, ये जो हमने यहाँ पे लाइंस बनाई हैं दीज आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप डिटरमिनेंट को थोड़ा भूल गए हो इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। -15 -2 होता है माइनस का 17 आई कैप, फिर इसके बाद -9 -4 -13 तो आ जाएगा 14 जे कैप, और 10 -3 होता है 7 के कैप। तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज व्हाट? दिस इज योर ए भैया वेक्टर। -13 आएगा ना जी क्या? -13 तो बाहर भी तो, अच्छा सॉरी, -13 नहीं +13 आएगा ना, हाँ मतलब भैया 13 जे कैप, ठीक है। हाँ भैया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल गया, अब आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू √17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 169, 7 का स्क्वायर होता है 49। नाउ यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड। गॉट इट? समझ में आया कैसे होगा? हाँ भैया। सो इट इज वेरी इजी। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फिर भी थोड़े से उसमें अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, दो वेक्टर का डिटरमिनेंट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसके लिए डिटरमिनेंट आना मैंडेटरी है। सो एक्सरसाइज 10.4 का एग्जांपल 22 मैंने करा दिया। एग्जांपल 23, 24 एंड 25 आर होम टास्क फॉर यू एज वेल एज एक्सरसाइज 10.4। जिस तरीके से आपको एक्सरसाइज 10.3 में बहुत ही कम दिक्कतें आई थी, एक्सरसाइज 10.4 में तो हो सकता है दिक्कतें आई ही ना। तो आप लोग इसको घर पे करना ट्राई, एंड देन जो डाउट्स होंगे आपके वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके ओके भैया।